ओके, 12th चैप्टर है जी डेटाबेस मेंटेनेंस। मेंटेनेंस में हम देखेंगे कि जी 10G ऑनवर्ड डेटाबेस में क्या क्या चेंजेस आई, और 10G ऑनवर्ड डेटाबेस को कहा जाता है कि ये सेल्फ मैनेज डेटाबेस है, सेल्फ ट्यून्ड एंड सेल्फ मैनेज डेटाबेस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वो जरा देखते हैं इसके कंसेप्ट्स। अच्छा, दो तरह की डेटाबेस की मैनेजमेंट होती है, एक होती है प्रोएक्टिव और एक होती है रिएक्टिव। कोई फर्क बता सकता है मुझे इनमें? सर प्रोएक्टिव जो होती है वो आपको इशू आने से पहले खुद ही करते हैं। रिएक्टिव आपको एक इशू रिपोर्ट होता है, आप उसको रिजॉल्व करने के लिए जो करते हैं। यस, आप प्रोएक्टिव का मतलब है कि आप इशू आने ही ना दें, अब पहले से मैनेजमेंट इस तरीके से करेंगे, या टेबल स्पेसिस में स्पेस अवेलेबल रखें, जैसे 80% पे जाए फिर उनमें स्पेस ऐड कर दें, डेटा फाइल्स ऐड कर दें, ताकि 100% पे जाए में यूजर्स को एरर ही ना आए। ठीक है, एंड सो सिक्योरिटी से रिलेटेड हो गया, पैचिंग से रिलेटेड हो गया, मेंटेनेंस जो भी है, बैकअप से रिलेटेड हो गया, वो सारी चीजें आप पहले से मैनेज करके रखें। और रिएक्टिव का मतलब है कि रिएक्टिव मीन्स कि आपको कोई एरर आया और आपने उसको फिक्स किया। ठीक है। अच्छा, प्रोएक्टिव के लिए ओरेकल ने ना आपको एक बड़ा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया हुआ है AWR के नाम से, ऑटोमेटिक वर्कलोड रिपोजिटरी। तो डिस्कस करते हैं इसके बारे में ताकि आपको थोड़ा बैकग्राउंड हो जाए। तो फिर अच्छा, ओरेकल ना मेमोरी के अंदर, मेमोरी एरिया आपको पता है जी SGA, ठीक है, SGA और इसके सब पोर्शन आपको आइडिया होगा। ठीक है। अच्छा, देन है जी प्रोसेसेस हैं बहुत सारे, फिर आपके सर्वर प्रोसेसेस भी हैं, फिर आपके यूजर प्रोसेसेस हैं, ऐसे ही है ना, यही आर्किटेक्चर है ना। ओके, अब क्या होता है जब भी कोई डेटाबेस में कोई भी एक्टिविटी होती है तो डेटाबेस उस एक्टिविटी से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन SGA के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स के अंदर सेव करके रखता है। जैसे कोई ब्लॉक चेंज होगा तो ब्लॉक से रिलेटेड डिटेल्स डेटाबेस बफर कैशे के अंदर रखी जाएंगी कि कौन से ब्लॉक ज्यादा चेंज हो रहे हैं, कौन से ब्लॉक ज्यादा एक्सेस हो रहे हैं, कौन सी फाइल्स में से वो एक्सेस हो रहे हैं, कौन सी फाइल्स पे ज्यादा राइट हो रही हैं, कौन सी फाइल्स में से ज्यादा डाटा रीड हो रहा है, कौन सी क्यूरीज ज्यादा चल रही हैं, वो आपके शेयर्ड पूल के अंदर सेव होगा, कौन से यूजर्स ज्यादा क्यूरी चला रहे हैं वो भी शेयर्ड पूल के अंदर होगा, लाइब्रेरी कैशे, डिक्शनरी कैशे के अंदर। और कौन सी क्यूरी कितनी आयो कर रही है, कौन सी क्यूरी इंडेक्स यूज कर रही है, कौन सी क्यूरी फुल टेबल स्कैन कर रही है, कौन से टेबल्स हैं फुल टेबल स्कैन हो रहे हैं, कौन से टेबल से इंडेक्स के थ्रू उनके थ्रू डाटा आ रहा है, एंड सो फोर्थ। कौन सी क्यूरी कितनी दफा चली है, एक दफा एग्जीक्यूट हुई, पार्स हुई, एग्जीक्यूशन प्लान बना, वो फिर दोबारा से उसका एग्जीक्यूशन प्लान दोबारा तो नहीं बना, यानी कि एग्जीक्यूशन प्लान एक दफा बना और एग्जीक्यूट हो सकता है वो 20 दफा हुई हो। यानी इस तरह के बहुत सारे इंफॉर्मेशन मैनेज SGA के अंदर मेंटेन रखता है ओरेकल। ठीक है, ये अभी इस रिलीज में नहीं है, ये शुरू से ही ऐसे है। ठीक है, ओरेकल 7, ओरेकल 8, 9, 10, 11 सब रिलीज में ऐसे ही है। वो इन्फॉर्मेशन मेमोरी के अंदर मैनेज करता है। एक तो वो इन्फॉर्मेशन जो हमने पढ़ी थी कि वो ब्लॉक्स रखता है, वो क्यूरीज रखता है, उनके एग्जीक्यूशन प्लान रखता है, आपके ऑथेंटिकेशन की इन्फॉर्मेशन रखता है, उसके अलावा ये इन्फॉर्मेशन भी रखता है अप्रोप्रिएट उनके अंदर। इस सारी इन्फॉर्मेशन को स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। ओरेकल 2 वर्जन 2, हाँ 2 से स्टार्ट हुआ था, लेट 70s में। ठीक है, ये ओरेकल वर्जन 2 से स्टार्ट हुआ था। अच्छा जी, ये जो सारी इन्फॉर्मेशन मेमोरी के अंदर वो मैनेज कर रहा होता है, इसको क्या कहते हैं? स्टैटिस्टिक्स। बल्कि इनको अगर आप परफॉर्मेंस स्टैटिस्टिक्स कहें तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, परफॉर्मेंस स्टैटिस्टिक्स मेमोरी के अंदर मैनेज करके रखता है। अच्छा, वंस अगर आपकी डेटाबेस बाउंस हो जाए तो ये स्टैटिस्टिक्स वॉश हो गए। क्यों? क्योंकि ये टेबल के अंदर नहीं है, ये मेमोरी के अंदर है। ठीक है, कि हार्ड डिस्क के अंदर नहीं है, किसी फाइल के अंदर नहीं है, ये रैम के अंदर है, SGA के अंदर है। अच्छा, ओरेकल 8 में ओरेकल ने आपको टूल्स दिए जी कि अब अगर आपको परफॉर्मेंस का इशू आ जाए ना तो इन स्टैटिस्टिक्स से आपको बड़ी हेल्प मिल सकती है। बहुत सारे ओरेकल ने $20 वाले व्यूज आपको दिए हुए, उन व्यूज से इन स्टैटिस्टिक्स को देखा जा सकता है। जैसे जैसे स्टैटिस्टिक्स कैसे क्या देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल आप ये देख सकते हैं कि हिट रेशो कितनी है। हिट रेशो का मतलब ये होता है कि जैसे आपका DB कैशे है, कितने बफर कैशे, हाँ यस, यानी कि लेट्स से DB कैशे की हिट रेशो, इसको हिट परसेंटेज भी कहते हैं, कि कितने परसेंटेज डाटा हिट हो रहा है, वहां से डाटा फेच हो रहा है। मोर देन 90% होना चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं है, लेकिन होना चाहिए आइडियली 90%। जैसे जैसे वो टाइम गुजरेगा वैसे वैसे हिट रेशो इंक्रीज होनी चाहिए। ठीक है, डिक्रीज नहीं होनी चाहिए। तो ये एक इंडिकेटर्स हैं, हिट रेशोज हो गई, क्यूरीज को देखा, फुल टेबल स्कैन्स को देखा, वेट इवेंट्स को देखा कि कौन
आपके कोई भी जब क्यूरी सर्वर प्रोसेस जो है वो दो स्टेट्स में हो सकता है, या तो वो चल रहा है मीन्स के एग्जीक्यूट हो रहा है, और या फिर वो वेट कर रहा है। आपका सर्वर प्रोसेस दो ही स्टेट्स में हो सकता है, एग्जीक्यूट हो रहा है या वेट कर रहा है। वेट वो किसी भी वजह से कर सकता है, स्पेस की वजह से कर सकता है, आईओ की वजह से कर सकता है, लॉक की वजह से कर सकता है। देयर कैन बी हंड्रेड्स ऑफ वेट इवेंट्स, ठीक है। तो वो वेट इवेंट्स भी कैप्चर होते हैं कि कौन सा प्रोसेस किस वजह से कहाँ पे वेट कर रहा है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन एसजीए के अंदर कैप्चर हो रही है। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए और इस इन्फॉर्मेशन को आप रीड कर लें और अंडरस्टैंड कर लें, तो आप इस काबिल हो सकते हैं कि आप बता सकें कि डेटाबेस में इस वक्त परफॉर्मेंस का इशू क्या है, कहाँ पे परफॉर्मेंस का इशू है, इसको कैसे फिक्स करना है, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ओरेकल 8 में ओरेकल ने आपको दो स्क्रिप्ट्स दिए थे, एक था यूटीएल bstat .sql और एक था यूटीएल estat .sql। ये क्या होता था, लेट्स से आपको परफॉर्मेंस का इशू आया, आपने यूटीएल bstat का स्क्रिप्ट चलाया, फिर कोई 10-15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा वेट किया और यूटीएल estat का स्क्रिप्ट चलाया। जब ये स्क्रिप्ट दो चला लेते हैं, यूटीएल estat का स्क्रिप्ट चलाते हैं, तो उस दौरान वो सारे स्टैटिस्टिक्स को उठा के एक रिपोर्ट जनरेट करके आपको दे देता है। आपसे पाथ पूछता है, रिपोर्ट का नाम पूछता है, उस पाथ पे उस नाम से रिपोर्ट जनरेट करके देता है। उसमें सारी हिट रेशियोज, क्यूरीज कौन सी चल रही हैं, परफॉर्मेंस के क्या क्या इशूज हैं, वो सारे आपको एक रिपोर्ट निकाल के दे देता है। ओरेकल 9 में ओरेकल ने आपको दे दिया जी, अब ये लेकिन ये रिपोर्ट आपको खुद से निकालनी पड़ती है। करंट स्टेट की रिपोर्ट निकाल सकेंगे, प्रीवियस को रिपोर्ट चाहिए आपको 1 दिन पुरानी, 2 दिन पुरानी, 1 हफ्ता पुरानी आप नहीं निकाल सकते, ठीक है ना, क्योंकि आपको उसकी रन करेंगे उस वक्त वो रिपोर्ट निकाल के आपको दे देंगे, वो स्टैटिस्टिक्स की जगह सेव नहीं करेंगे। ओरेकल 9i में ओरेकल ने आपको करंट आपको ये करंट जो आप जिस वक्त रन करेंगे उस वक्त की स्टैटिस्टिक्स की डिटेल, स्टैटिस्टिक्स तो क्युमुलेटिव होंगे ना, वो ओवर द टाइम वो सारे एग्रीगेटेड होंगे, तो उसकी डिटेल्स आपको निकाल के देंगे। ओरेकल 9i में ओरेकल ने आपको दे दिया जी स्टैट्स पैक, आपने नाम सुना होगा। ये आपको सेटअप करना पड़ता है। स्टैट्स पैक क्या करता है कि ये भी स्टैटिस्टिक्स, और स्टैट्स पैक के केस में होता क्या है कि एक यूजर क्रिएट हो जाता है डेटाबेस के अंदर, उसके अंदर कुछ टेबल्स क्रिएट हो जाते हैं और स्टैट्स पैक के स्नैपशॉट्स स्केड्यूल हो जाते हैं, ठीक है। हर घंटे के बाद स्नैपशॉट होता है। स्टैट्स पैक में क्या होता है कि वो मेमोरी का स्नैपशॉट लेता है हर घंटे के बाद, और वो स्नैपशॉट लेके टेबल्स के अंदर सेव कर देता है। स्नैपशॉट फ्रीक्वेंसी जो है ये आप अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टैट्स पैक आपको क्या करता है कि हर घंटे के बाद मेमोरी में से डाटा उठाता है और हार्ड डिस्क के अंदर टेबल्स के अंदर स्टोर कर देता है। उसको उस डाटा को एक आईडी दे देता है। लेट्स से पहली दफा डाटा उसने उठाया 9 बजे सुबह, तो उसको एक ID 1 दे देगा, उसको कहते हैं स्नैपशॉट ID 1 या स्नैप ID 1। फिर दूसरी दफा 10 बजे उसने एक और मेमोरी के सारे स्टैटिस्टिक्स उठाए, टेबल के अंदर लोड कर दिया, उसको ID 2 दे दी। फिर 11 बजे एक और स्नैपशॉट लिए, उसको ID 3 दे दी, एंड सो ऑन। तो वो स्नैपशॉट लेता रहता है। फिर आप स्टैट्स पैक के अंदर रिपोर्ट जनरेशन का एक्सक्रिप्ट होता है, वो रन करें तो आपसे पूछता है कौन से लेकर कौन सी ID तक आपने रिपोर्ट जनरेट करनी है। लेट्स से सुबह 9 से 10 बजे के दरमियान की रिपोर्ट जनरेट करनी है आपने, तो आप स्टार्ट स्नैप ID बताएंगे, एंड स्नैप ID बताएंगे, आपको रिपोर्ट जनरेट करके देगा। लेकिन रिपोर्ट आपको खुद जनरेट करनी पड़ेगी किसी एक पर्टिकुलर टाइम की, उस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने के लिए। जब आप परफॉर्मेंस को देखते हैं तो आप करंट टाइम को प्रीवियस टाइम से मैच करते हैं। लेट्स से आपने देखा जी इस मंथ एंड पे बहुत परफॉर्मेंस की इशूज थे, तो आप देखेंगे इस मंथ एंड पे एक रिपोर्ट निकालेंगे और प्रीवियस मंथ एंड की एक और रिपोर्ट निकालेंगे और दोनों को कंपेयर करेंगे क्या डिफरेंस था जिसकी वजह से परफॉर्मेंस का इशू रहा है, ठीक है। तो कंपैरिजन करना पड़ता है, इसलिए आपको प्रीवियस रिपोर्ट चाहिए होती है। तो वो टेक्स्ट फॉर्मेट में होती है आपके पास, ठीक है, HTML फॉर्मेट में या टेक्स्ट फॉर्मेट में। तो ये आपको रिपोर्ट जनरेट करके दे देगा और आप रिपोर्ट को देखेंगे और फिर उसके बाद एनालिसिस करेंगे। ओरेकल 10G ऑनवर्ड ओरेकल ने ये किया कि आपको AWR दे दिया। अब AWR क्या है? स्टैट्स पैक की इनहांस्ड फॉर्म है। AWR है जी ऑटोमेटिक वर्कलोड रिपोजिटरी। एक प्रोसेस ओरेकल ने दे दिया MMON के नाम से, मैनेजेबिलिटी मॉनिटर, ठीक है। ये प्रोसेस क्या करता है, मेमोरी में से वो सारे स्टैटिस्टिक्स उठाता है और AWR के अंदर जाके स्टोर कर देता है। AWR है क्या? सिसमैन का जो यूजर है उसके अंदर जो रिपोजिटरी है उसको AWR कहते हैं।
तो ये M1 क्या करता है, हर घंटे के बाद इंफॉर्मेशन उठाता है और रिपोजिटरी में, AWR की रिपोजिटरी में, रिपोजिटरी मीन्स के टेबल्स में डाल देता है। तो सिसमैन तो प्रिविलेज नहीं, सिसमैन यूजर है, प्रिविलेज भी क्या है? नहीं, सिस DB है, प्रिविलेज है, सिसमैन नहीं, सिस DB है। अच्छा, हर घंटे के बाद स्नैपशॉट लेता है AWR मैनेजेबिलिटी मॉनिटर और AWR के अंदर डाल देता है। इसको AWR स्नैपशॉट कहते हैं, ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेबल है। अच्छा, इसके ऊपर अब क्या होता है, ये स्नैपशॉट एक दफ़ा हर घंटे के बाद चली, अब स्टैट्स पैक में भी ऐसे ही होता था कि वो हर घंटे के बाद दी और उसने जनरेट कर दी। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको फिर ये सारी इन्फॉर्मेशन है ये आपको इंटरप्राइज मैनेजर के थ्रू विजिबल होती है। इसके ऊपर बहुत सारे टूल्स चलते हैं, तो इस इंफॉर्मेशन को के ऊपर हर घंटे के बाद खुद से एक रिपोर्ट जनरेट हो जाती है, उसको कहते हैं ADDM। एक टूल इसके ऊपर चलता है, इस स्नैपशॉट के ऊपर, ADDM, ऑटोमेटिक डेटाबेस डायग्नोस्टिक मॉनिटर। ये क्या करता है, ये जो हर घंटे की वो स्नैपशॉट होती है ना, उसके ऊपर एक रिपोर्ट जनरेट करता है और वो आपको अवेलेबल करता है। वो आप रिपोर्ट SQL Plus से एक्सेस कर लें या इंटरप्राइज मैनेजर से एक्सेस कर लें। उसमें आपको दिखाएगा जी पिछले एक घंटे में डेटाबेस पे क्या हुआ, कौन से यूजर्स थे, कौन सी क्यूरीज थी, उन्होंने क्या किया, कहाँ पे परफॉर्मेंस के इश्यूज आए, वो आपको सारी एक डिटेल्ड रिपोर्ट जनरेट करता है। पहले बाय डिफॉल्ट कन्फिगर होता है, हो रही होती है, हर घंटे के बाद बाय डिफॉल्ट होती है, ठीक है जी। हर घंटे बाद एक स्नैपशॉट लेता है, हर घंटे के बाद एक स्नैपशॉट लेता है, वो स्नैपशॉट टेबल में आ जाती है। लॉस तो नहीं होता डाटा? नहीं, क्यों डाटा क्यों होता है? 10:30 बजे क्या है, हाँ, सारा कम्युनिटी होगा ना, 10 से 11 बजे तक एक रिपोर्ट निकलेगी, उसमें आपको दिखाएगा कि उस पूरे टाइम के दरमियान क्या हुआ। हाँ, चेंज हो, क्लियर है जी। तो आपको ये स्टैटिस्टिक्स समझ आ गए, AWR समझ आ गया और ADDM आपको बेसिक चीजें पता चल गई। अब जरा इसको फर्दर डिस्कस करते हैं। हाँ, बाय डिफॉल्ट 1 घंटे होता है, आप इसको कम ज्यादा कर सकते हैं। कम करेंगे तो परफॉर्मेंस इशू नहीं आएगा। हाँ, परफॉर्मेंस इशू आएगा, लेकिन जितना कम होगा उतनी एक्यूरेट आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जितना ज्यादा ये इंटरवल होगा उतनी वो हो सकता है आपको परफॉर्मेंस का इशू सिर्फ 5 मिनट के लिए आया हो, आपने रिपोर्ट 1 घंटे की निकाली, तो उस 5 मिनट के वो जो 1 घंटे की रिपोर्ट में वो 5 मिनट का आपको इवेंट को बहुत बड़ा इवेंट नहीं नजर आएगा, ठीक है। नहीं, वो एक डिफॉल्ट रिपोर्ट आपको वैसे पूछ भी सकता है, आप मैनुअली निकालेंगे तो वैसे एक डिफॉल्ट रिपोर्ट निकालेगा जिसमें हर चीज होगी। अच्छा, AWR है क्या जी? ऑटोमेटिक वर्कलोड रिपोजिटरी। दिस इज द डेटा वेयर हाउस ऑफ द डेटाबेस। इसको डेटा वेयर हाउस क्यों कहते हैं कि डेटाबेस की क्रिटिकल इंफॉर्मेशन उठा के इसमें सेव की जाती है और उसके ऊपर भी रिपोर्टिंग की जाती है आपको, ठीक है। ऑटोमेटिक कलेक्शन ऑफ इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स एंड डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, डायरेक्टली मेमोरी से वो एक्सेस किए जाते हैं स्टैटिस्टिक्स और AWR के अंदर स्टोर किए जाते हैं और वहां से उसके ऊपर फिर आपके एडवाइजरीज चलते हैं, अलर्ट्स चलते हैं, ऑटोमेटेड बहुत सारे टास्क हैं, वो इसको इस इन्फॉर्मेशन को यूज करते हुए 10 जी ऑनवर्ड बहुत सारी ऐसी चीजें जो ओरेकल खुद से कर लेता है, वो आगे डिस्कस करते हैं। AWR एक प्रोसेस है नहीं, ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, देन है जी अलर्ट। अलर्ट क्या होती है? अलर्ट लॉग फाइल आपकी, लेट्स से जैसे यहाँ पे देखें रिलेटेड लिंक्स में वो कह रहे हैं जी अलर्ट हिस्ट्री। अलर्ट हिस्ट्री में आपको दिखा रहे हैं जी क्रिटिकल अलर्ट्स आपको कितने आए, वार्निंग्स कितने आए, क्लियर कितने आए। तो अगर आपको रेड मार्क्स बहुत ज्यादा आ रही हो तो इसका मतलब है क्रिटिकल अलर्ट्स आपकी डेटाबेस में बहुत ज्यादा हैं, यू नीड टू लुक इनटू इट, देयर इज समथिंग रॉन्ग, ठीक है, और उसको फिक्स करने की जरूरत है आपको। वो अलर्ट्स क्या हो सकते हैं, वो फिर आपको अलर्ट लॉग फाइल के कंटेंट्स को देख के पता चलेगा। आप इंटरप्राइज मैनेजर में आए, रिलेटेड लिंक्स के अंदर और अलर्ट हिस्ट्री में आए, देयर यू कैन सी यस डेटा फेलियर अलर्ट्स, देयर आर नंबर ऑफ डेटा फेलियर अलर्ट्स। लेट्स से इस पे क्लिक करें और ये एक अलर्ट आया, इस पे देखते हैं जरा। परसिस्टेंट डेटा फेलियर, ये अलर्ट लॉग फाइल में से हमें जाके देखना पड़ेगा। ये जी टाइम 6 मार्च को आए हैं। अगर हम अलर्ट लॉग फाइल को देखें आगे, अलर्ट लॉग फाइल को हम ये देख सकते हैं, ये देखिए ना अलर्ट लॉग फाइल। आप रिलेटेड लिंक्स में आए और यहाँ पे आए जी आप ये अलर्ट लॉग कंटेंट्स। लास्ट लेट्स डेटाबेस डायग्नोस्टिक मॉनिटरिंग, ये भी प्रोसेस ही है।
ये एक टूल है डेटाबेस के अंदर, वो खुद से ही चलता है। लॉक कॉन्फ्लिक्ट भी ये डिटेक्ट करता है। हाँ जी। ठीक है जी, ये अलर्ट लॉग फाइल आपको दिखा रहा है, लास्ट 50 लाइन्स आपको दिखा रहा है। इसमें कोई इशू होगा तो वो फिर आपको दिखा देगा। जैसे यहाँ पे TNS कनेक्शन लॉस्ट, कनेक्शन क्लोज का उसने मैसेज दिया आपको, वो इस वजह से कि लास्ट टाइम हमने इसको ये देखें ओरा 609 का एरर आया था, अबॉर्ड हो गया था कोई प्रोसेस एंड सो ऑन। इस तरीके से ये आप क्रिटिकल एरर्स इसमें देख सकते हैं। ऑटोमेटिक वर्कलोड रिपोजिटरी, ठीक है जी, दिस इज द इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर डाटा गैदरिंग, एनालिसिस एंड सॉल्यूशन रिकमेंडेशन। ये क्या करता है? AWR, थ्रू AWR Oracle gathers data related to performance, and then that data is analyzed and solution is offered। ठीक है, आपको रिपोर्ट्स जनरेट करके ये दे देता है। सोल्यूशन भी हमारा डलेगा कि इसको हाँ, मतलब ज़्यादातर केसेस में आपको बता देगा कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, देन है जी AWR बेसलाइन। बेसलाइन क्या है जी? अ सेट ऑफ AWR स्नैपशॉट्स फॉर परफॉर्मेंस कंपैरिजन। आपकी जो AWR के स्नैपशॉट्स हैं वो हर घंटे के बाद दी जाती हैं और AWR के टेबल्स के अंदर स्टोर कर दी जाती हैं। ठीक है, और बाय डिफॉल्टिंग की रिटेंशन 8 डेज होती है। 8 दिन पुरानी जो स्नैपशॉट्स हैं दे आर ऑटोमेटिकली पर्ज्ड। अच्छा, लेट्स से यू वांट पर्टिकुलर डेज की जो स्नैपशॉट्स हैं, यू वांट के आप उनको रिटेन रखें, चाहे वो 8 दिन से ज़्यादा पुरानी हो। हाँ 8 दिन से ज़्यादा पुरानी होगी तो आप उनको रिटेन रख सकते हैं, उनकी बेसलाइन बना लें, उनको बेसलाइन बना लें, स्टार्ट और एंड ID बताएं और उसको बेसलाइन को कोई नाम दे दें, तो वो स्नैपशॉट्स रिटेन रखी जाएंगी जब तक आप खुद उनको ड्रॉप नहीं करना चाहेंगे। ठीक है, देन इज मैट्रिक, रेट ऑफ चेंज इन अ कम्युलेटिव स्टैटिस्टिक, मीन्स कि कोई पर्टिकुलर स्टैटिस्टिक्स है उसमें कितनी चेंज आ रही है, वो मैट्रिक कहलाता है। स्टैटिस्टिक्स क्या कहलाते हैं जी? डाटा कलेक्शन प्रोवाइडिंग डाटाबेस एंड ऑब्जेक्ट डिटेल्स। दो तरह के स्टैटिस्टिक्स होते हैं, एक है डाटाबेस स्टैटिस्टिक्स जो भी मैंने डिस्कस किया आपसे, परफॉर्मेंस के लिए यूज होते हैं। एक है ऑप्टिमाइजर स्टैटिस्टिक्स यूज बाय क्यूरी ऑप्टिमाइजर। ठीक है, ये अभी डिस्कस करते हैं। देन थ्रेशोल्ड, अ बाउंड्री वैल्यू अगेंस्ट विच मैट्रिक वैल्यूज आर कंपेयर्ड। एक थ्रेशोल्ड आपने, यू हैव डिफाइंड अ थ्रेशोल्ड फॉर अ टेबल स्पेस that if it gets filled 80%, you will get a warning, आपको एक वार्निंग आ जाएगी। ठीक है, देन है जी ऑप्टिमाइजर स्टैटिस्टिक्स। ऑप्टिमाइजर क्या है? व्हाट इज एन ऑप्टिमाइजर? ऑप्टिमाइजर मीन्स इट विल जनरेट ऑप्टिमाइज्ड एग्जीक्यूशन प्लान। ठीक है, इट विल जनरेट ऑप्टिमाइज्ड एग्जीक्यूशन प्लान और देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स दैट इट विल कंसीडर व्हाइल क्रिएटिंग एन एग्जीक्यूशन प्लान। वो क्या क्या करेगा? द ऑप्टिमाइजर इवेल्युएट्स एक्सप्रेशंस एंड कंडीशंस, uses objects and system statistics, decides how to access data, whether to use full table scan or go for an index scan, decide how to join tables and determine the most efficient path। फिर वो क्या करेगा? वो एक एग्जीक्यूशन प्लान जनरेट करेगा, एक नहीं बल्कि एक से ज़्यादा। इट विल जनरेट नंबर ऑफ एग्जीक्यूशन प्लान्स दैट विल अडॉप्ट द मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड वन। ठीक है, वो अडॉप्ट कर लेगा और उस हिसाब से क्यूरी एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये मल्टीपल प्लान्स बना के उनको आपस में कंपेयर किया जाता है। हाँ, कंपेयर करेगा कि किसकी कॉस्ट लो है, फिर वो उसको अडॉप्ट कर लेगा। वो सर अच्छा, ऑप्टिमाइजर को अब देखें, एक लेट्स से उसने 2 एग्जीक्यूशन प्लान जनरेट किए, वन थ्रू फुल टेबल स्कैन एंड द अदर वन थ्रू इंडेक्स स्कैन। अच्छा, उसको कैसे पता चलेगा कि टेबल के थ्रू डाटा, फुल टेबल स्कैन के थ्रू डाटा आएगा तो ज़्यादा जल्दी आएगा या इंडेक्स के थ्रू आएगा तो ज़्यादा जल्दी आएगा? उसको कैसे पता चलेगा? नहीं सर, प्रीवियसली डिफाइन होगा कि अगर आप थ्रू इंडेक्स जाते हैं तो आपका टाइम कम लगेगा। नहीं, देखें अगर उसको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए टेबल में कितना डाटा है, कितना डाटा उसने लेके आना है और फिर कितनी आयोज करनी पड़ेंगी, फुल टेबल स्कैन के थ्रू और इंडेक्स के थ्रू कितनी आयोज करनी पड़ेंगी, तो उसको डिफरेंस पता चल जाएगा। मीन्स के
स्टैटिस्टिक्स से पता चलेगा। एक तो स्टैटिस्टिक्स मैंने जो आपको अभी डिस्कस किए वो स्टैटिस्टिक्स हैं जो कि डेटाबेस के अंदर ऑटोमेटिकली कलेक्ट हो रहे होते हैं। दो स्टैटिस्टिक्स आर कॉल्ड परफॉर्मेंस रिलेटेड स्टैटिस्टिक्स। अब ये जो स्टैटिस्टिक्स हैं दीज आर कॉल्ड ऑप्टिमाइजर रिलेटेड स्टैटिस्टिक्स एंड दीज स्टैटिस्टिक्स आर जनरेटेड मैनुअली बाय यू बाय द DBA। ठीक है, हाँ, नो, you need to generate these statistics as per your requirement. Normally we generate statistics weekly. On every weekend we generate statistics on all the tables and their indexes. उससे क्या होगा, स्टैटिस्टिक्स जनरेशन से क्या होगा कि वो ओरेकल उसके ऊपर बहुत सारे एल्गोरिथम्स रन करता है, देखता है कि टेबल्स में के अंदर टोटल कितना डाटा है, वो कितने ब्लॉक्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि डाटा से रिलेटेड बहुत सारी डिटेल जनरेट करके वो स्टैटिस्टिक्स जनरेट करके डाटा डिक्शनरी के अंदर पब्लिश कर देगा। वन द स्टैटिस्टिक्स आर अवेलेबल, ऑप्टिमाइजर उन स्टैटिस्टिक्स को यूज करके आपको डाटा जल्दी ला के दे सकते हैं। अज्यूम करते हैं लेट से आपने शुरू में एक टेबल क्रिएट किया और उस टेबल में आपके पास 100 रोज हैं, स्टैटिस्टिक्स जनरेट किए तो डाटा डिक्शनरी के अंदर आपके पास कितनी आएंगी जी, टेबल लेट से एक्स है, उसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, 100 है, ये कैलकुलेट होके सेव हो जाएंगी। अब एक क्यूरी चली, वो 100 रोज के साथ एक एग्जीक्यूशन प्लान बनेगा और डाटा लेके आ जाएगा। टाइम गुजरता कि आप इस क्यूरी में 100 के बजाय, ठीक है, 100,000 रोज है, आपने एक स्टैटिस्टिक्स जनरेट नहीं किए, डाटा डिक्शनरी में स्टिल 100 रोज है। अब एग्जीक्यूशन प्लान जब बनेगा वो 100 रोज के हिसाब से बनेगा, लेकिन एक्चुअली जब क्यूरी एग्जीक्यूट हो जाएगी तो देयर विल बी lot more rows in the available in data dictionary। तो क्या होगा, आपकी क्वेरी का ऑप्टिमाइज्ड एग्जीक्यूशन प्लान नहीं बनेगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने टेबल्स के ऊपर, इंडेक्सेस के ऊपर रेगुलरली स्टैटिस्टिक्स जनरेट करते रहें। स्टैटिस्टिक्स जनरेट आप कर सकते हैं एंटरप्राइज मैनेजर के थ्रू और एसक्यूएल प्लस के थ्रू। एसक्यूएल प्लस में आपके पास पैकेज है DBMS _stats DBMS stats का पैकेज है। उसमें आपके पास डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं, गैदर के प्रोसीजर्स हैं, सेट के प्रोसीजर्स हैं, डिलीट के प्रोसीजर्स हैं। ठीक है, ये डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं जो आप रन करके स्टैटिस्टिक्स गैदर कर सकते हैं। सर ये जो अप्लाई करेंगे तो इसमें जो डाटा डिक्शनरी की इंफॉर्मेशन है अपडेट हो जाएगी। हाँ, डाटा डिक्शनरी में जाके स्टैटिस्टिक्स अपडेट हो सर दो सेम DBs हैं, एक में स्टैटिस्टिक्स करते हैं, ये स्टैटिस्टिक्स एग्जीक्यूशन प्लान बनाते हुए फिर यूज होती है। हाँ जी, एग्जीक्यूशन प्लान बनते हुए ये स्टैटिस्टिक्स ऑप्टिमाइजर यूज करता है। सर एक में हम स्टैटिस्टिक्स जनरेट करते हैं, फर्क क्या है? बहुत फर्क आएगा। लेट से आप ये, मैं आपको जस्ट ये दे देता हूँ कि हमारे पास एक डेटाबेस के अंदर, उसका डेटाबेस में टेबल्स का नॉर्मल जो साइज है वो 600-700 GB का एक टेबल है। ठीक है, तो टेराबाइट्स में डेटाबेस का साइज है। अब अगर उस पर स्टैटिस्टिक्स हम गैदर ना करें ना तो हमें सीवियर किस्म के परफॉर्मेंस के इश्यूज आ जाते हैं। वो जो क्यूरीज जो कि शायद 1-2 सेकंड्स में रन होती हैं वो 1-2 घंटों में नॉर्मल टाइम पे चली जाती है। ठीक है, दो सिर्फ क्यूरीज, बाकी और चीज़ें, आपकी DML भी, आपकी वो सारी चीज़ें इम्पैक्ट होती हैं इससे। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स गैदर करने से हमारी डेटाबेस की परफॉर्मेंस कंट्रोल में रहती है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्रॉपरली स्टैटिस्टिक्स जनरेट करें और रेगुलरली करें, एटलीस्ट वंस अ वीक जरूर करें। वंस अ वीक नहीं कर सकते तो वंस अ मंथ जरूर करें एटलीस्ट। कितना फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहा है, कितना फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहा है, उस पर वंस अ वीक सफिशिएंट है, उससे कम नहीं होना चाहिए और वंस अ मंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। टाइम लगाते हैं वैसे। हाँ, और ये ऑफ पीक आवर्स में होने चाहिए, अच्छा खासा लोड डालेगा सिस्टम के ऊपर। ठीक है, संडे से हाँ, वीकेंड्स पे ऑफ पीक आवर्स में आपको स्टैटिस्टिक्स जनरेट करना चाहिए। जैसे आप देखें, सेलेक्ट काउंट स्टेरिक फ्रॉम HR एम्प्लॉयज की एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर आपको 214 रोज उसने दिखाई, लेकिन आपने DB_ टेबल्स में जाके देखा तो आपको 107 रोज दिखाएंगे, यानी कि इसका मतलब है इस पे स्टैटिस्टिक्स पुराने थे। तो जब भी आप स्टैटिस्टिक्स जनरेट करते हैं तो ओरेकल डाटा डिक्शनरी के कौन कौन से टेबल्स को अपडेट करता है, DB_ टेबल्स, DB_ tab_ columns, DB_ indexes,
db_histograms, एंड सो ऑन। ये टेबल्स हैं जिनमें जाके स्टैटिस्टिक्स की इंफॉर्मेशन पॉपुलेट की जाती है। देखते हैं ज़रा। ठीक है, तो ये देखें लॉस एनालाइज जो कॉलम है वो आपको बताएगा कि लास्ट टाइम स्टैटिस्टिक्स कब जनरेट हुए थे। वो डेट एंड टाइम आपको बताएगा। तो नंबर रोज का आपको कॉलम बताएगा कि नंबर ऑफ रोज कितनी है उस टेबल के अंदर। ठीक है, उस वक्त कितनी चीजें एनालाइज हाँ, जब ये एनालाइज हुआ था। तो अगर लेट से मैं इसको दोबारा से एनालाइज करना चाहता हूँ तो मैं एग्जीक्यूट dbms_stats.gather_table_stats भी कर सकते हैं, gather_schema_stats भी कर सकते हैं। टेबल स्टैट्स करेंगे तो हर टेबल के अलग आपको करना पड़ेगा। स्कीमा स्टैट्स करेंगे गैदर, मैं स्कीमा का नाम दे दें। ठीक है, मैं ये भी कर सकता हूँ। ओनर का नाम, टेबल का नाम, estimate %, let's say 50% डाटा पे मैं स्टैटिस्टिक्स गैदर करना चाहता हूँ। आपका एक बहुत बड़ा टेबल हो, जीबीज में हो, तो आपको उसके सारे डाटा पूरे टेबल को एनालाइज करना जरूरी नहीं है। आप क्या करें, टेबल का नाम दें और एस्टिमेट %, 10%, 20% कर दें। तो 20% सैंपल डाटा उठाएगा, उसके ऊपर डिटेल्ड एल्गोरिथम चलाएगा और फिर वो स्टैटिस्टिक्स, वो 10%, 20% डाटा के ऊपर स्टैटिस्टिक्स गैदर करना एज गुड एज कि आपने उसको 100% स्टैटिस्टिक्स जनरेट किया। तो 10%, 20% पर टेबल जहाँ मर्जी वो रेंडमली उठाएगा। ये सर हम जो हमारे टेबल ज्यादा डाटा जमा उनमें, हाँ, जो बड़े टेबल्स हैं उन पे एस्टिमेट % आपको, OLTP जो सिस्टम उनके अंदर भी ये फायदा देते हैं। हाँ, एनी चाहे आप OLTP चाहे आपके डाटा वेयर हाउस टाइप इन्वायरमेंट, दोनों में स्टैटिस्टिक्स गैदरिंग जरूरी है। ठीक है जी, मैंने 50% ये बताया कि इस टेबल में से 50% डाटा उठाए, उसको डिटेल में एनालाइज करें। अदरवाइज अगर टेबल बहुत बड़ा है तो पूरे टेबल को आपने दे दिया तो बहुत टाइम ले लेगा। हो सकता है एक ही टेबल के ऊपर आपको 10 घंटे लग जाए स्टैटिस्टिक्स गैदर करते हुए। तो आप क्या करें, हम यूजली क्या करते हैं, लेट से मेरा 10 GB से जो बड़ा टेबल होता है मैं उस पर 10%, 15% मैक्सिमम स्टैटिस्टिक्स गैदर कराता हूँ। जो छोटे टेबल्स होते हैं मैं 100% भी गैदर करा देता हूँ। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स के अंदर बेसिकली इंफॉर्मेशन वो क्या डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन, कौन सी वैल्यूज कौन से ब्लॉक्स के अंदर हैं, कितने ब्लॉक्स में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। लेट से आपने कहा जी कि मुझे डिपार्टमेंट 10 के एम्प्लॉय चाहिए, तो डिपार्टमेंट 10 की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन उसके पास होगी कि डिपार्टमेंट 10 के गए हैं। ये अपनी डाटा डिक्शनरी को अपडेट करेगी। डाटा डिक्शनरी के अंदर जाके हमने किसी का अगर स्टैटिस्टिक्स नहीं अपडेट किए, हाँ, तो वो डाटा डिक्शनरी से पहले यानी वो डाटा डिक्शनरी से उसको नहीं मिलेंगे ना, तो वो फिर नहीं मिलेगा नहीं, तो वो फिर वो उसको वो फिर जो ना, हाँ, वो जो ना एग्जीक्यूशन प्लान जो बनेगा वो दैट विल नॉट बी एन ऑप्टिमाइज्ड एग्जीक्यूशन प्लान। वो हो सकता है बहुत ज़्यादा टाइम ले आपका। टेबल साइज किस तरह निकालते हैं? डीबी एंड उसको सेगमेंट्स में से बाइट्स का कॉलम होता है। टेबल एक सेगमेंट होता है ना, डीबी एंड उसको सेगमेंट्स की टेबल सेगमेंट उसको नेम कमा बाइट्स डिवाइडेड बाय 1024 डिवाइडेड बाय 1, उससे पता लग सकता है। ठीक है, लेट से किसी आपने इन सारी टेबल्स के साइजेस देखने हैं तो आप सेगमेंट नेम ले लें, बाइट्स केबीज में कन्वर्ट कर लेते हैं।
सिर्फ तो होना सिर्फ होना है। सिर्फ होना है। एडिटर नहीं सेटिंग होगा। अच्छा, ये जो DB को सेगमेंट्स करेंगे तो इसमें आपको इंडेक्सेस की भी आपको दिखाएगा, ठीक है। तो इसमें अगर आप सेगमेंट अंडरस्कोर टाइप को इक्वल टू टेबल कर दें तो फिर आपको वो सिर्फ टेबल्स दिखाएगा। तो इसमें आपको सारे सेगमेंट्स आपको दिखा रहा है एक यूजर के, मीन्स के उसके सारे टेबल्स और उसके इंडेक्सेस और उनके साइजेस आपको दिखाएगा। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कौन से बड़े सेगमेंट्स हैं, उनका आपने कैसे स्टैटिस्टिक्स जनरेट करने हैं, कौन से छोटे सेगमेंट्स हैं उनके स्टैटिस्टिक्स कैसे जनरेट करने हैं। और अगर आप करेंगे स्टैटिस्टिक वैसे उनके जनरेट करने चाहिए जो रैंडमली चेंज हो रहा है। नहीं, वैसे सबके करने चाहिए। ऐसे टेबल जो कभी जो लुकअप टेबल्स हैं जो कभी भी नहीं होते उनका एक दफा कर लें, ठीक है। आप देखें, हाँ स्क्रिप्ट बना लेता है, ऐसे ही होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। अब देखें, अब अगर आप पूरे स्कीमा पे स्टैटिस्टिक्स गैदर करेंगे तो ये सारे टेबल्स के ऊपर 100%, सारे इंडेक्सेस के ऊपर 100% स्टैटिस्टिक्स गैदर करेगा। आप इंडिविजुअल टेबल्स के ऊपर या इंडेक्सेस के ऊपर करेंगे तो आप अपनी मर्जी से परसेंटेज बता सकते हैं। दूसरा ऑप्शन जी फुल डीबी पे करना वो भी गैदर डेटाबेस स्टैट्स का है, लेकिन बहुत टाइम ले लेगा। फुल डीबी पे एक दम में नहीं करना चाहिए, आपको स्कीमा वाइज या बेहतर है टेबल वाइज करें। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप प्रेफरेंसेस सेट कर लें टेबल के ऊपर। आप चाहते हैं कि आपको हर टेबल के लिए अलग से वो स्क्रिप्ट ना बनाना पड़े, तो हर टेबल के लिए, हर इंडेक्स के लिए आप प्रेफरेंसेस सेट कर लें कि यार मेरे इस टेबल के ऊपर जब भी स्टैट्स गैदर हो तो 50% हो, इस टेबल पे जब भी स्टैट्स गैदर हो तो 10% हो, इस टेबल पे जब भी स्टैट्स गैदर हो तो पैरेलल में 2 प्रोसेसेस चल के स्टैट्स गैदर करें, एंड सो ऑन। ये प्रेफरेंसेस होते हैं, वो प्रेफरेंसेस सेट किए जा सकते हैं। उससे क्या होगा कि जब भी आप स्टैट्स गैदर करेंगे स्कीमा के थ्रू, गैदर स्कीमा स्टैट्स या गैदर डेटाबेस स्टैट्स के थ्रू, तो वो प्रेफरेंसेस देखेगा, उस हिसाब से उनके स्टैटिस्टिक्स गैदर करेगा। तो हम यूजली क्या करते हैं, प्रेफरेंसेस सेट कर लेते हैं और फिर जॉब एक स्केड्यूल कर दी और वो ऑटोमेटिकली स्टैट्स गैदर करना शुरू कर देते हैं। तो इसमें इसके स्टैट्स देखें वो डीबी से तो ये 64 बाइट्स सपोर्ट दिखा रहा है। एक एक्सटेंट सबको मिला हुआ है ना, डाटा ही इसमें इतना है। अगर आप डाटा ज्यादा पॉपुलेट करेंगे आपको डाटा आपको ज्यादा पे दिखाएगा। एक एक्सटेंट मिला हुआ है, एक एक्सटेंट का साइज 64 के है, तो आपको यही सारा साइज दिखा रहा है, ठीक है। वो सर प्रेफरेंसेस बताएंगे, मैं अभी हम आगे पढ़ेंगे हम इसको। अच्छा, स्टैटिस्टिक्स कैसे गैदर कर सकते हैं इंटरप्राइज मैनेजर से, पहले वो देख लेते हैं फिर प्रेफरेंसेस पे आते हैं। इंटरप्राइज मैनेजर से आपके पास ये सर्वर और इसमें क्यूरी ऑप्टिमाइजर, क्यूरी ऑप्टिमाइजर आपके पास, एंड मैनेज ऑप्टिमाइजर स्टैटिस्टिक्स, यहाँ पे देखें गैदर कर सकते हैं आप, रीस्टोर कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं स्टैटिस्टिक्स। एंड लेट्स से आप गैदर करना चाहते हैं, आप पूरे डेटाबेस पे करना है, स्कीमा पे करना है, टेबल्स पे करना है, इंडेक्सेस पे करना है, डाटा डिक्शनरी के ऑब्जेक्ट्स के ऊपर करना है, ठीक है। मैं लेट्स से स्कीमा पे करता हूँ। अच्छा, कस्टमाइज करने या ओरेकल रिकमेंडेड ऑप्शंस के साथ करने। कस्टमाइज करेंगे आपके हर चीज़ पूछेगा आपसे। ओरेकल रिकमेंडेड ऑप्शंस के साथ करेंगे तो डिफॉल्ट में मीन्स के डिटेल्स में स्टैटिस्टिक्स गैदर करेगा। मैं स्कीमा ऐड करता हूँ यहाँ पे, ये जॉब बना देगा। यहाँ पे आप इसको जॉब को भी नाम दे दें, स्टैंडर्ड इसका स्केड्यूल है, टाइम जोन देते हैं, तो रिपीट करना है। आप यहीं से इसको स्केड्यूल करना चाहते हैं, आप चाहते हैं जी 5 वीक्स ये जॉब खुद से चले, और कब चले जी, सैटरडे और संडे को लेट से चले, या सिर्फ सैटरडे को चले और बेशक आगे संडे की विंडो के अंदर भी चले। आप चाहते हैं इमीडिएट चले तो आप इसको रिपीटिंग नहीं कर सकते, आप इसको कहते हैं आप इमीडिएट जॉब हो, या लेटर बाद में आप इसको स्केड्यूल भी कर सकते हैं। तो यहाँ से सारा आप इस तरीके से इसको परफॉर्म कर सकते हैं स्टैटिस्टिक्स गैदरिंग को। हाँ जी, प्रेफरेंसेस ये ऑब्जेक्ट लेवल स्टैटिस्टिक्स गैदरिंग प्रेफरेंसेस, ठीक है। इसमें अगर आप जाएं तो इसमें आप लेट से HR स्कीमा है, उसके टेबल का नाम एम्प्लॉइज, उसको सर्च कर लेते हैं।
टेबल नेम है जी ये अच्छा डॉट नहीं सर डॉट तो लगा हुआ है। अच्छा ठीक है जी। अच्छा इनहेरिट करे स्टैटिस्टिक्स ऑटो करना है 100% पे करना है या परसेंटेज पे करना है, हम इसको परसेंटेज कर देते हैं 20%। डिग्री ऑफ पैरेललिज्म इनहेरिट मीन्स कि जो डिफॉल्ट डेटाबेस लेवल पे वही इसको रोल करे, या डिग्री ऑफ पैरेललिज्म में इसको कर देता हूँ जी 2। जब भी चले तो 2 प्रोसेस चलें और पैरेलल, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ग्रैनुलैरिटी, और इसके बाद ग्रैनुलैरिटी क्या करे कि मीन्स के सिर्फ टेबल्स के ऊपर करे या इसके सब पार्टीशन, अगर ये पार्टीशन टेबल है तब पार्टीशन टेबल के केस में ग्रैनुलैरिटी आप सेट करेंगे। स्टेल परसेंटेज जैसे आप देते हैं जी कि जब इसमें 20% डाटा चेंज हो जाए, स्टेल का मतलब चेंज हो जाए, 20% डाटा चेंज हो जाए तब स्टैटिस्टिक्स गैदर हो। अगर 20% से कम डाटा चेंज हुआ है तो फिर ना गैदर हो, फिर नहीं गैदर होंगे, ठीक है। इंक्रीमेंटल हो या फुल हो, पब्लिश करने के नहीं करने। पब्लिश का मतलब यह है कि स्टैटिस्टिक्स गैदर करने के बाद डाटा डिक्शनरी में उनको अवेलेबल भी कर दे या किसी प्राइवेट एरिया में स्टोर कर दे, और जब आप उसको पब्लिश करना चाहें तो वो तब कर सकें ताकि वो ऑप्टिमाइजर को अवेलेबल हो जाए। तो बाय डिफॉल्ट ऑप्टिमाइजर को अवेलेबल हो जाते हैं, ठीक है। एंड हिस्टोग्राम्स आप इनहेरिट करना है या पर्टिकुलर कॉलम। हिस्टोग्राम्स का मतलब है कि पर्टिकुलर कॉलम्स के लिए ज़्यादा डिटेल में स्टैटिस्टिक्स गैदर करें। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं जी सैलरी के लिए या डिपार्टमेंट आईडी के लिए या जॉब आईडी के लिए ज़्यादा डिटेल्स में स्टैटिस्टिक्स गैदर करें। उसमें भी देखें कि पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अगेंस्ट कितनी रोज हैं और वो रोज कौन कौन से ब्लॉक के अंदर, कितने ब्लॉक्स में, एंड सो ऑन। उनकी डिस्ट्रीब्यूशन देखें, उनके रो लेंथ देखें और बहुत सारी डिटेल्स हैं उनको देखें। तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो ये आप इस तरीके से ओके करते हैं इसको। तो आप इस तरीके से एक दफ़ा की एक्सरसाइज है, आप ये अगर कर लें तो इससे आपके बहुत सारे टेबल्स के ऊपर प्रेफरेंसेस सेट हो जाएंगे। फिर आप स्टैटिस्टिक्स गैदर करेंगे तो उस हिसाब से वो स्टैटिस्टिक्स गैदर करेंगे। स्टेल हमने दिया है उसमें तो नाम भी करें तो खुद ही करता रहेगा। नहीं, स्टेल हमने दे दिया ना। स्टेल का मतलब है जब तक कितना डाटा चेंज नहीं हो, उससे अब लेट्स से 19% डाटा चेंज हुआ है और आप स्टैटिस्टिक्स गैदरिंग वाली जॉब चल रही है तो उस टेबल पे स्टैटिस्टिक्स गैदर नहीं होंगे क्योंकि वो 20% सेट हुआ हुआ है। 20% या उससे ज़्यादा जब तक डाटा चेंज नहीं हो जाता उस वक्त वो स्टैट्स गैदर नहीं करेगा, वो उस टेबल पे नहीं करेगा। वीकली वाली ऑप्शन भी है उसमें और 20% की भी है, दोनों कंडीशन सेट हो मतलब इंप्रूव होनी चाहिए। नहीं, वीकली तो वो स्केड्यूल है ना, वीकली तो एक स्केड्यूल है कि एक वीकली ये जॉब चलेगी, फिर वो जॉब क्या करेगी, फिर वो जॉब देखेगी कि मुझे कौन कौन से टेबल्स पे 20% हुआ है कि नहीं हुआ, फिर वो जॉब उस पे टेबल्स पे स्टैटिस्टिक्स क्या करते हैं, ठीक है। ये हम देख चुके हैं। ये जी प्रेफरेंसेस गैदरिंग DBMS अंडरस्कोर स्टैट्स डॉट सेट टेबल प्रेफ्स का एक पैकेज है, उसके थ्रू आप देख सकते हैं प्रेफरेंसेस सेट कर सकते हैं। उसमें आपके पास ओनर का नाम देते हैं, आप टेबल का नाम देते हैं और फिर आप प्रेफरेंसेस, ये सारे प्रेफरेंसेस है जो आपको दिखा रहा है। जैसे इसने किया है जी स्टेल अंडरस्कोर परसेंट, उसने 13 सेट किया कि 13% जब इस टेबल के अंदर डाटा स्टेल होगा तो फिर स्टैट्स कहते होंगे। आप कैस्केड कर सकते हैं, डिग्री कर सकते हैं, एस्टिमेट परसेंट। 13% के बाद उतनी डिग्री पे होगा जितनी डिग्री हमने ली हुई है। हाँ, डिग्री जो है ना, मीन डिग्री का मतलब ये है कि वो कितने पैरेलल प्रोसेसेस चलेंगे और वो स्टैट्स गैदर करेंगे। डिग्री का ये मतलब होता है। हमने 20 अभी किया तो स्टेल परसेंट था, वो स्टेल परसेंट था, वो स्टेल परसेंट था। डिग्री हमने 2 किया था। ठीक है सर, तो उसका मतलब है कितने परसेंट डाटा चेंज हो तो इतने परसेंट एटलीस्ट डाटा चेंज हो। लेट्स से टेबल के अंदर 100 रोज हैं, उनमें से जब मिनिमम 20 रोज चेंज होंगे तो फिर स्टैट्स गैदर होंगे, अदरवाइज तो होंगे पूरे टेबल के कहते हैं। हाँ, होंगे पूरे टेबल के गैदर। या वो आपने वो भी दिया हुआ ना एस्टिमेट परसेंट। एस्टिमेट परसेंट आप, हाँ, एस्टिमेट में परसेंट आपने दिया कि 20% सैंपल रोज उठा ले या 30% सैंपल। तो वो होगा कि अगर 30% यानी वो चेंज हो ठीक है डाटा तो फिर तब वो 20% स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। हाँ, यानी कि इतना सैंपल डाटा उठाए उस पर स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, ठीक है जी। तो स्टैटिस्टिक्स आप स्टेटमेंट लेवल गैदर कर सकते हैं, टेबल लेवल कर सकते हैं, स्कीमा लेवल, डेटाबेस लेवल और ग्लोबल मीन्स के पूरे इंस्टेंस लेवल पे आप सेट कर सकते हैं। और DBMS अंडरस्कोर स्टैट्स के थ्रू आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स को डिलीट कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं और सेट कर सकते हैं। अच्छा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से क्या मुराद है? आप ये कर सकते हैं कि स्टैटिस्टिक्स एक इन्वायरमेंट में गैदर करें और उसी इन्वायरमेंट का रेप्लिका किसी दूसरी जगह रन हो रहा है तो वहां से एक्सपोर्ट करके दूसरी जगह इंपोर्ट कर लें। समटाइम्स ये होता है प्रोडक्शन और टेस्ट में, ऐसा होता है एक प्रोडक्शन है उसका टेस्ट सर्वर है, दोनों में डेफिनेटली लोड डिफरेंट होता है, ठीक है, डाटा का साइज भी डिफरेंट होता है। आपने टेस्ट के ऊपर कुछ चीज डेवलपमेंट की, टेस्ट के ऊपर रन की, बड़ा अच्छा रन हुई, जब वो प्रोडक्शन पे जाती है तो वो मसले शुरू हो जाते हैं क्योंकि प्रोडक्शन पे लोड डिफरेंट है, डाटा भी डिफरेंट है।
तो आप चाहते हैं कि उसी तरह का बिहेवियर एक पर्टिकुलर आपकी टेस्टिंग का, पर्टिकुलर क्यूरी का, पर्टिकुलर रिपोर्ट का या पर्टिकुलर प्रोसेस का टेस्ट पे भी उसी तरह का बिहेवियर हो जैसे उसका प्रोडक्शन के ऊपर होगा। तो आप क्या करें, प्रोडक्शन पे स्टैटिस्टिक्स गैदर करें, वो स्टैटिस्टिक्स एक्सपोर्ट करें और टेस्ट में आके इंपोर्ट कर लें। अब टेस्ट में जब क्यूरी का एग्जीक्यूशन प्लान बनेगा, एक्चुअली तो डाटा वो नहीं होगा, लेकिन एग्जीक्यूशन प्लान जब बनेगा तो उस तरीके से बनेगा जैसे प्रोडक्शन में बनेगा, क्योंकि उसके पास स्टैटिस्टिक्स सारे प्रोडक्शन वाले होंगे। लेट्स से हो सकता है टेबल में एक्चुअली 100 रोज हों, लेकिन स्टैटिस्टिक्स में आ रहा होगा इसमें 1 मिलियन रोज है, लेट्स से प्रोडक्शन में इतनी ज्यादा रोज है। तो इस तरीके से आपके वो जो एग्जीक्यूशन प्लान बनेंगे वो फिर ऑलमोस्ट उनमें 19-20 का डिफरेंस होगा जो प्रोडक्शन में जाकर हाँ मोर क्लोज टू द प्रोडक्शन होंगे, और फिर आप सही तरीके से उसकी टेस्टिंग कर सकेंगे। ठीक है, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट से आप स्टैटिस्टिक्स को एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं, डिलीट से आप स्टैटिस्टिक्स को डिलीट कर सकते हैं, गेट से आप क्या कर सकते हैं कि आपने स्टैटिस्टिक्स जनरेट किए हुए लेकिन उनको पब्लिश नहीं किया हो तो पब्लिश कर सकते हैं। सेट और गेट से आप पब्लिश कर सकते हैं उनको डाटा डिक्शन के मशीन से स्टैटिस्टिक्स जनरेट करके इंपोर्ट करें हम दूसरी पे, तो वो इंपोर्ट जल्दी हो जाती है, अपने टाइम लेके जाता हूं? नहीं वो जल्दी हो जाएगी। वो तो डाटा डिक्शनरी का डाटा होगा ना, डाटा उस डाटा को जनरेट करने के लिए उसको बहुत सारे डिटेल्स स्टेप्स परफॉर्म करने पड़ते हैं। हाँ जैसे आपने प्रैक्टिस बनाई जा सकती है कि हम प्रोडक्शन पे में टाइम नहीं है, ये लोड उतना नहीं डाले, तो हम टेस्ट पे उसी का रिप्लिका पे जनरेट करके यहाँ इंपोर्ट। ऐसे भी बिल्कुल ऐसे की जाता है, बिल्कुल की जाती है। सर ब्रॉड में फुल डिबी करते हैं, ब्रॉड में हम फुल डिबी करते हैं स्टैटिस्टिक्स वंस एटलीस्ट एक दफा तो होनी चाहिए 6 महीने में। ठीक है, उसकी क्या है सर कमांड में उसकी देखें डीबीएमएस उसको स्टैट्स डॉट गैदर डेटाबेस स्टैट्स। हाँ इंटरप्राइज मैनेजर से वो भी आप वो करें, विजिट चलाएं, वो डेटाबेस सेलेक्ट करें, स्टैट्स गैदर करें। वैसे जो है ना आपको स्कीमा लेवल ही करना चाहिए हमेशा, एक दफा करने के बाद हमेशा स्कीमा लेवल स्टैटिस्टिक्स गैदर करना चाहिए। दोबारा वापस आ रहे हैं जी हम AWR के ऊपर। 2 तरह के स्टैटिस्टिक्स हमने डिस्कस किए हैं, एक परफॉर्मेंस रिलेटेड जो मेमोरी में खुद से कैप्चर हो रहे होते हैं, और फिर मैंने आपको Oracle 8i 9i और 10g के बारे में बताया कि वो कैसे इसको हैंडल करते हैं, और दूसरा ऑप्टिमाइजर स्टैटिस्टिक्स जो आपने खुद गैदर करने होते हैं। 10g ऑनवर्ड एक जॉब बाय डिफॉल्ट शेड्यूल्ड होती है जो कि गैदर करती है, लेकिन फिर भी आपको देखना चाहिए कि आपका स्कीमा उसमें इंक्लूडेड है कि नहीं। क्या फ्रीक्वेंसी है जो वो डेली रात को चलती है, लेकिन आपको उसको डेली की बजाय उसको वीकली करना चाहिए। स्टैटिस्टिक्स गैदरिंग ज्यादा होगी, परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन भी होगी, ना होगी तब भी परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन होगी। परफॉर्मेंस स्टैटिस्टिक्स जब भी गैदर होते हैं तो एक पर्टिकुलर टेबल से रिलेटेड स्टैटिस्टिक्स गैदर होंगे, उस टेबल से रिलेटेड जितनी भी क्यूरीज पड़ी हुई हैं लाइब्रेरी कैशे के अंदर वो इनवैलिडेट हो जाएंगी। ठीक है, तो बार बार स्टैटिस्टिक्स गैदर करेंगे तो क्यूरीज इनवैलिडेट हो जाएंगी और हर दफा नए एग्जीक्यूशन प्लान बनेंगे। तो स्टैटिस्टिक्स गैदरिंग की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए और बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा जी, है जी दोबारा आते हैं ऑटोमेटिक वर्कफ्लो रिपोजिटरी पे जी। बिल्ट इन रिपोजिटरी फॉर परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन, snapshots of database metrics taken every 60 minutes and retained for 8 days. ठीक है, and foundation for all self management functions। तो मेमोरी के अंदर स्टैटिस्टिक्स गैदर हो रहे हैं, मैनेजेबिलिटी मॉनिटर है वो हर घंटे के बाद उठाता है उनको और AWR के अंदर एज अ स्नैपशॉट स्टोर कर देता है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है इसका जी, क्या कैसे काम करता है। मेमोरी के अंदर आपके स्टैटिस्टिक्स गैदर हो रहे हैं, वो स्टैटिस्टिक्स आपको $20 वाले व्यूज के थ्रू डायरेक्टली भी एक्सेसिबल है SQL प्लस के थ्रू, और इंटरप्राइज मैनेजर में भी जाके उनको मेमोरी के स्टैटिस्टिक्स को देखा जा सकता है। और वंस वो MMON के थ्रू ये सारे स्टैटिस्टिक्स AWR में चले जाते हैं, तो AWR से अगर आपने उनको देखना हो तो DB अंडरस्कोर से स्टार्ट होने वाले बहुत सारे व्यूज हैं, उनसे आपको एक्सेसिबल होंगे। वंस ये स्टैटिस्टिक्स AWR के अंदर आ गए, उसके ऊपर आप इंटरप्राइज मैनेजर के थ्रू स्टैटिस्टिक्स को देख सकते हैं या SQL प्लस के थ्रू देख सकते हैं, और फिर इन स्टैटिस्टिक्स को आपके बहुत सारे सेल्फ ट्यूनिंग कंपोनेंट्स हैं, ADDM है, वो इनको यूज करते हैं और आपको डिफरेंट तरह की सजेशंस देते हैं, डिफरेंट तरह की रिपोर्ट्स निकाल के आपको देते हैं। ठीक है जी, सर ये AWR की जो रिपोजिटरी है टेबल्स और डायरेक्ट नहीं करते हम क्यूरी फिल कर सकते हैं थ्रू व्यूज ही करते हैं, वो डायरेक्ट टेबल्स भी कर लें अगर आपको सारा स्कीमा पता है। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको इसको डिग डाउन करना पड़ेगा, करना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कौन से टेबल्स हैं, वो आपस में किस तरीके से लिंक्ड हैं, उनके ऊपर कौन से व्यूज हैं, आपको आइडिया हो तो आपको बेहतर तरीके से चीजें मैनेज सर हमारी जो डेटाबेस हमारी चैनल्स में अक्सर होता है कि जब बल्ब में कुछ आप लगाते हैं ना बैठ जाता है, बिल्कुल बैठ जाती है। तो जब हमारी तो सपोर्ट से बात करते हैं तो हमसे AWR की रिपोर्ट मांगते हैं। अब जो वहाँ पे अभी एक वेंडर है हमारा जो फिलहाल डेटाबेस देख रहे हैं, वो फिर ये रिपोर्ट को भी स्टडी करते हैं, तो आप हमें कोई भी एग्जाम्पल दिखा सकते हैं कि बनती कैसे और इसको अभी हम जनरेट करते पड़ेंगे। हाँ बिल्कुल अभी जनरेट करते हैं।
ये रिपोर्ट्स वैसे खुद ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है, ठीक है। अगर आप आए ना रिलेटेड लिंक्स में, किसी भी पेज पे आ जाएं और सबसे बॉटम पे आए रिलेटेड लिंक्स में, यहाँ पे आपके पास आएगा जी एडवाइज़र सेंट्रल, इसमें आए और इसमें आपके पास, क्योंकि मेरी ये डेटाबेस तो नहीं चलती ना, आपकी डेटाबेस होगी जो चलती होगी, तो आपको यहाँ पे बहुत सारी ADDM की रिपोर्ट्स नजर आएंगी। तो ये ADDM की रिपोर्ट है जो हर घंटे के बाद जब स्नैपशॉट कंप्लीट हो जाती है तो आपको रिपोर्ट जनरेट करके दे देता है। अब मेरी डेटाबेस में तो कोई एक्टिविटी नहीं है यहाँ पे वो देखें दिखा रहा है जी कि इस वक्त ये ग्राफिकली एक तो दिखा रहा होगा कि CPU कितना यूज़ हुआ, यूज़र IO कितनी हुई, वेट इवेंट्स कौन कौन से आए, कितनी देर के लिए आए। यहाँ पे एक थोड़ा सा स्पाइक है लेकिन वो ना होने के बराबर है। टॉप एसक्यूएल स्टेटमेंट कौन सी थी, रोल लॉग वेट इवेंट आया था, यानी कि वेट इवेंट कौन से आए थे, हार्ड पार्सिंग हुई थी, यूज़र IO हुई थी, और क्लिक करेंगे तो फर्दर वो आपको क्यूरीज भी दिखा देगा। ये हर घंटे बाद देनी है, ये बाय डिफॉल्ट हर घंटे के बाद चलती है। अगर आप खुद से निकालना चाहें तो कमांड लाइन से भी निकाल सकते हैं, और इंटरप्राइज मैनेजर से परफॉर्मेंस के टैब पे आए और हाँ इस वक्त निकालनी हो तो इसको आपने करना है जी AWR, नहीं बेस लाइन में भी कर सकते हैं। यहाँ पे वो दरअसल इसका प्लगइन इंस्टॉल नहीं हुआ वो प्लगइन हो ना, तो यहाँ पे वो बटन आ जाता है कि जनरेट AWR रिपोर्ट, उस पर क्लिक करेंगे उसी का रिपोर्ट जनरेट करके दे देगा, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको जो हमने नेट करा है वो भी साथ साथ AWR रिपॉजिटरी के अंदर वो भी सेव हो रही है, वो भी सेव हो रही है। और एसक्यूएल परफॉर्मेंस एनालाइजर, एसक्यूएल मॉनिटरिंग, ये सारे टूल्स हैं जो यूज़ कर सकते हैं। बेस लाइन पे जाते हैं देखने, हो सकता है इसमें हो ऑप्शन नहीं, वो यहाँ पे इसका प्लगइन कल मैं ले आऊँगा, उसका वो इंटरनेट इस पे नहीं है ना, हाँ लेकिन वो इंटरनेट पे नहीं है ना, ये वो जो उसके लिए मेरे ख्याल में वो नहीं फ्लैश प्लगइन वो जो वो चाहिए होगा इसके लिए, वो आएगा उस पर आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा कि AWR और ADDM की रिपोर्ट्स आप इसी वक्त जनरेट कर सकते हैं। ये अभी बल्कि आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट में किसी जगह आ जाएगा, ये देखिए रन AWR स्नैपशॉट, उसी वक्त आपको रिपोर्ट आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, बल्कि ये स्टैटिस्टिक्स मैनेजमेंट में आ जाएगा। अच्छा इसका लिंक इधर से भी है, और सर्वर में स्टैटिस्टिक्स मैनेजमेंट, और इसमें ये है जी ऑटोमेटिक वर्कलोड रिपोजिटरी, उसमें देखें बाय डिफॉल्ट स्नैपशॉट रिटेंशन 8 डेज है, स्नैपशॉट इंटरवल 60 मिनट्स है, और एडिट करके आप इसको चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। और ये जी रन AWR रिपोर्ट और कंपेयर कर सकते हैं आप। रन करेंगे तो बेसलाइन आपसे पूछेगा या स्नैपशॉट्स पूछेगा, बिगिन स्नैपशॉट कौन सी है जी, कौन से टाइम से शुरू करें, लेट से आपको चाहिए जी अभी इस वक्त की 10 स्नैपशॉट नंबर 10 से लेकर और 10 तक की चाहिए, यानी कि अभी जो इस वक्त जो लेटेस्ट स्नैपशॉट है उसी की रिपोर्ट चाहिए, आप जनरेट रिपोर्ट करेंगे तो ये रिपोर्ट जनरेट करके आपको दे देगा। ये OS पे भी जनरेट हो जाएगी, वहाँ से आप कॉपी कर लें और ये आपको डेटाबेस में स्टोर कर देगा, ये हर घंटे के बाद। अच्छा इसको 9 और 10 कर देंगे, वो परफॉर्मेंस के पेज पे अगर आप करेंगे ना तो वो उस वक्त ही जनरेट करेगा, यहाँ पे वो आपसे स्नैपशॉट्स मांगेगा। नहीं यही है जी स्नैपशॉट। अच्छा क्योंकि इंस्टेंस रीस्टार्ट हो गया था ना, तो वो स्नैपशॉट जो है ना सेव नहीं हो सकी, हाँ इनवैलिड होगी, इसलिए तो पुरानी देख लेते हैं। डिटेल डाटा नहीं अवेलेबल होगा, स्नैपशॉट भी सेव नहीं हुई थी और आपकी डाटाबेस रीस्टार्ट हो गया, तो फिर आपको इस तरह के इशू होंगे। ये जब वो डाटाबेस अप एंड रनिंग हमेशा जो रहती है ना, उसमें आपको ये इशूज नहीं आएंगे। जो आप डाउन करते थे डेली या हर थोड़ी देर बाद डाउन हो जाए उसमें, क्योंकि इसमें स्नैपशॉट बहुत सारे स्टोर, ये सिर्फ 2 घंटे के लिए डाटा सिस्टम आप होता है, तो उस दौरान जो स्नैपशॉट्स होंगे सिर्फ वही अवेलेबल होंगे। तो हाँ जल्दी हो जाती हैं, हार्डली कोई मे बी 5-7 मिनट के अंदर आपकी एक स्नैपशॉट स्टोर हो जाती है। AWR को मैनेज करना हो तो रिटेंशन पीरियड बाय डिफॉल्ट 8 डेज है, कंसिडर स्टोरेज नीड्स, ज़्यादा करेंगे तो फिर आपको स्टोरेज देखनी पड़ेगी। कलेक्शन लेवल डिफॉल्ट 60 मिनट्स है, कंसिडर स्टोरेज नीड्स एंड परफॉर्मेंस इम्पैक्ट, अगर आप इसको ज़्यादा करते हैं तो कलेक्शन लेवल बाय डिफॉल्ट आपका टिपिकल है, बेसिक करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें डिसेबल हो जाएंगी, थोड़ी स्टैटिस्टिक्स गैदर करेगा,
ऑल करेंगे तो बहुत डिटेल में करेगा। तो ऑल उस वक्त करें जब आपको परफॉर्मेंस का इशू आ रहा हो और आप ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन लेके आना चाहते हैं रिपोर्ट के अंदर, तो आप ऑल कर लें। रिपोर्ट जनरेट करने के बाद वापस इसको टिपिकल पे सेट करें। स्टैटिस्टिक्स लेवल ये कैसे सेट कर सकते हैं आप, ये जो उसने कहा है जी बेसिक, ऑल और टिपिकल, ये आपके पास एक पैरामीटर है स्टैटिस्टिक्स अंडरस्कोर लेवल का, वो आप बाय डिफॉल्ट टिपिकल सेट हुआ होता है, आप इसको बेसिक या ऑल सेट कर सकते हैं। तो आप इंटरप्राइज मैनेजर के थ्रू जाके कर लें, उस स्नैपशॉट चेंज करने के ऑप्शन के थ्रू, या एसक्यूएल प्लस में अल्टर सिस्टम सेट स्टैटिस्टिक्स अंडरस्कोर लेवल इक्वल टू और इस पैरामीटर के में कोई वैल्यूज आप सेट कर दें। तो बेसिक करेंगे तो बहुत सारी ट्यूनिंग कैपेबिलिटीज डिसेबल हो जाएंगी, टिपिकल करेंगे तो रिकमेंडेड वैल्यू है, ऑल करेंगे तो एडिशनल स्टैटिस्टिक्स कैप्चर करेगा लेकिन परफॉर्मेंस इंपैक्ट होगा उस केस में। ओके, AWR आपको समझ आ गई कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, कहाँ से कॉन्फ़िगर करते हैं। कमांड लाइन अभी हमने नहीं देखा, देखेंगे इसको, ठीक है, ये दोबारा आएगा नेक्स्ट बुक के अंदर, तो उसमें हम कमांड लाइन टूल के देखेंगे। अच्छा, देन जी ऑटोमेटिक डेटाबेस डायग्नोस्टिक मॉनिटर रन्स आफ्टर ईच AWR स्नैपशॉट। जब AWR के अंदर डाटा आ जाता है उस डाटा के ऊपर ADDM चलता है। ये क्या करता है, नाम से देखें डायग्नोस्टिक मॉनिटर है, ये आपको डायग्नोज करता है, यानी कि उसके पास इंफॉर्मेशन आ गई, फिर उसको डायग्नोज करेगा एंड आपको रिकमेंडेशंस देगा। तो ये रिकमेंडेशन देगा आपको कि क्या करना चाहिए, कैसे फिक्स करना चाहिए, ठीक है। मॉनिटर्स द इंस्टेंस, डिटेक्ट्स द बॉटलनेक, स्टोर्स रिजल्ट इन AWR, यानी कि वो जो एक रिपोर्ट जनरेट करता है वो वापस AWR के अंदर स्टोर कर देता है, ताकि आप वो इस रिपोर्ट को किसी वक्त भी एक्सेस कर सकें, उस रिपोर्ट को किसी वक्त भी व्यू कर सकें आप, ठीक है। तो AWR के अंदर ना सिर्फ स्नैपशॉट्स होती हैं बल्कि आपके पास ADDM की रिपोर्ट्स भी जनरेट होती हैं, स्टोर हुई होती हैं। और ये HTML आप इनको जनरेट कर सकते, टेबल्स के अंदर होंगी ना, वो तो टेबल्स के अंदर डाटा है, आप उनको जनरेट करेंगे HTML फॉर्म में आपको जनरेट करके दे देगा। तो ये सारी रिपोर्ट्स आपको, जैसे मैंने भी आपको दिखाया था कि आप किसी भी पेज पे जाके एडवाइजर सेंट्रल में जाएं तो यहाँ पे आपको बहुत सारी ये ADDM की रिपोर्ट नजर आएंगी। ADDM आगे कोई यूनिक नंबर होगा, रिपोर्ट जनरेट होगी, ठीक है। तो ये एक ADDM की सैंपल रिपोर्ट है, उसमें देखें उसने फाइंडिंग्स की हैं कि ये इश्यूज हैं डेटाबेस के अंदर, ये स्टेटमेंट चल रही थी या ये वेट इवेंट्स आए थे, ये फाइंडिंग्स आपको देगा। क्लिक करेंगे तो फर्दर उस पर रिकमेंडेशन भी देगा। स्टैटिस्टिक्स आउट ऑफ स्केल स्टैटिस्टिक्स हैं तो तब भी आपको बताएगा स्टैटिस्टिक्स कैसे करो, इंडेक्स की जरूरत है तो इंडेक्स का बताएगा, एंड सो ऑन, बहुत सारे आपको डिफरेंट तरह के ऑप्शन दिखाई देगा, रिकमेंड करेगा। जैसे यहाँ पे देखें उसने क्या रिकमेंडेशन की है, एक आपने उस पर ड्रिल डाउन किया तो उसने कहा जी कि लोकली मैनेज टेबल स्पेस में अगर आप इस टेबल को मूव करें तो आपको 16.8% बेनिफिट होगा। मीन्स कि ये एक टेबल ऐसा है जो कि डिक्शनरी मैनेज टेबल स्पेस के अंदर है, तो उसको रिकमेंड करता है कि आप इसको लोकली मैनेज टेबल स्पेस में मूव करें और उसकी सेगमेंट स्पेस मैनेजमेंट ऑटो रखें तो ये इसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। ये एक रिकमेंडेशन देखें, डिपेंड करता है किस तरह की रिकमेंडेशन है। हर रिकमेंडेशन डेफिनेटली नहीं मानी जा सकती, तो कुछ रिकमेंडेशन है जो कि आप उस तरीके से इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, उसके लिए ऑफलाइन करना पड़ता है आपको, उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। तो आप देखें, और अगर ऐसी रिकमेंडेशन हैं जो कि आप हाँ कर सकते हैं फिर वो करें, जो ऑफलाइन है फिर वो आप उसको रखें आउटरीच के वक्त उनको परफॉर्म करें, लेकिन उसका इम्पैक्ट भी देखें कि वो करती क्या है, यानी कि आपको बैकग्राउंड पता होना चाहिए। जैसे अब ये आपसे कह रहा है कि इसको लोकली मैनेज टेबल स्पेस में रखें, वो सेगमेंट स्पेस मैनेजमेंट ऑटो रखें। अब आपको ये पता होना चाहिए लोकली मैनेज टेबल स्पेस होती क्या है, सेगमेंट स्पेस मैनेजमेंट क्या होती है, डिक्शनरी मैनेज टेबल स्पेस क्या होती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो तब आप ये नहीं ब्लाइंडली एक चीज जो आप इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं उसकी आपको डिटेल नहीं पता, तो आप पहले होमवर्क कर लें अपना, उसने जो रिकमेंडेशन दी है उसके बारे में पढ़ लें कि ये क्या करती है, क्यों होना चाहिए। वंस यू आर श्योर फिर आप इसको टेस्ट पे करें, टेस्टिंग करें, फिर प्रोडक्शन पे करें। मेरे ख्याल में हमने नहीं डिस्कस किया हुआ लोकली मैनेज और डिक्शनरी मैनेज को, मुझे याद रहिएगा, आज की क्लास तो गुजर गई है, नेक्स्ट क्लास में मुझे याद रहेगा, हम इसको डिस्कस करेंगे। जी हाँ ये रहती है, ये रहती है। कौन सा के लिए वो जो स्काइप एसक्यूएल डेवलपर, हाँ वो भी करना है।
ठीक है जी, ये कल की क्लास में करते हैं। ठीक है, आज क्योंकि ये मैं चाहता हूँ कि मैं ये कंप्लीट कर लूँ, आगे थोड़ा ही रह गया। आज हमने लेट शुरू किया। ओके, देन है जी एडवाइजरीज। एडवाइजर्स क्या करते हैं? मशवरे दे दें गलत, ठीक है, और जिसकी वजह से हुकूमत नाकाम हो जाता है, पेट्रोल महंगा हो जाता है, ठीक है, फिर हाँ बड़ा काम खराब हो जाता है। तो ये एडवाइजर्स हैं, जैसे एडवाइजर्स होते हैं ना वज़ीर आज़म साहब के, सदर साहब के, तो इसलिए आपका ये डेटा बेस के डिफरेंट एडवाइजर्स हैं, लेकिन ये अच्छे वाले हैं। ये आपको रिकमेंडेशन जो देंगे वो आपको यूजली सही होंगे रिकमेंडेशन, तो इनको फॉलो करना चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, ADDM जब अपने एनालिसिस कर लेता है ना, तो वो डिफरेंट एडवाइजर्स को एक्टिवेट कर देता है। जैसे एसक्यूएल ट्यूनिंग एडवाइजर है, एसक्यूएल एक्सेस एडवाइजर है, इन एडवाइजर को हम डिटेल से देखेंगे। एसक्यूएल ट्यूनिंग, एसक्यूएल एक्सेस एडवाइजर पे पूरा एक चैप्टर है नेक्स्ट बुक के अंदर, ठीक है, इनको फिलहाल मैं डिस्कस नहीं कर रहा। मेमोरी एडवाइजर्स, मेमोरी एडवाइजर्स में आपको PG एग्रीगेट एडवाइजर है, और SGA के अंदर बफर कैशे का एडवाइजर है, शेड पूल का एडवाइजर है, जावा पूल का एडवाइजर है, और स्टीम्स पूल का एडवाइजर है। ये एडवाइजर्स आपके पास अवेलेबल हैं, और ये आपको एडवाइस देते हैं कि क्या होना चाहिए, कैसे परफॉर्मेंस को फिक्स किया जा सकता है, मेमोरी का साइज कितना है, कितना होना चाहिए, ठीक है, बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन आपको देंगे। स्पेस एडवाइजर में आपको सेगमेंट एडवाइजर, ये कौन से सेगमेंट्स के अंदर इशू है, लेट्स से रो माइग्रेशन है या रो चेनिंग है या क्या मसले मसाइल हैं, उनको कैसे फिक्स करना है। अनडू एडवाइजर, अनडू टेबल स्पेस का साइज कितना होनी चाहिए, रिटेंशन कितनी होनी चाहिए, एंड सो ऑन। बैकअप एडवाइजर, बैकअप की फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, बैकअप टाइप क्या होनी चाहिए, एंड सो ऑन। ये एडवाइजर्स हैं जो कि आपका AWR के डाटा को यूज करते हैं और फिर आपको कोई ना कोई एडवाइस देते हैं। ये एडवाइजर्स आपको कमांड लाइन के थ्रू भी अवेलेबल है SQL प्लस में, डिफरेंट पैकेजेस को यूज करके इनको एक्सेस कर सकते हैं, और इंटरप्राइज मैनेजर में ग्राफिकली भी अवेलेबल है। दिखा देता हूँ आपको, मर्जी आप जिसमें आप कंफर्टेबल हो। कमांड लाइन आपको जरूर पता होना चाहिए। वंस आप उस पर आपके हाथ साफ होंगे तो इंटरप्राइज मैनेजर में, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे टाइप करना, बैठना, और फिर वो उसको सारी चीज़ें पैरामीटर्स को देखना टाइम लग जाता है, तो टाइम नहीं होता आपके पास प्रोटेक्शन एनवायरनमेंट में, तो फिर आप इस पर ही आते हैं डेफिनेटली, लेकिन आपको कमांड लाइन का जरूर पता होना चाहिए। ठीक है, तो इंटरप्राइज मैनेजर में एडवाइजर सेंट्रल है। किसी भी पेज में आ जाए, रिलेटेड लिंक्स में बैक में आप जाके एडवाइजर सेंट्रल में आएंगे, इसमें आपके पास ADDM एडवाइजर है, अनडू एडवाइजर है, डाटा रिकवरी एडवाइजर है, मेमोरी एडवाइजर है। मेमोरी एडवाइजर पे जाता हूँ तो ये एडवाइस लेता हूँ मैं इससे। ये कहता है जी कि करंट साइज इतना है, ठीक है ये, और अगर मैं इसको इंक्रीज करूंगा तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, ब्लू में जो लाइन आपको नजर आ रही है ना, ये एक स्ट्रेट लाइन है, मीन्स के करंट साइज तकरीबन ये है जी कोई 1212 MB, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पे ले आऊँ तो ये कितना हो जाएगा 1500 MB, लेकिन परफॉर्मेंस में कोई इम्पैक्ट नहीं होगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। अगर ये लाइन ऐसे होती ना कि ऐसे जा रही होती, तो इसका मतलब है मैं अगर इसको 1500 पे करता, तो अगर ये यहाँ पे अगर ये वो आपकी ये लाइन होती ब्लू वाली, ब्लू लाइन यहाँ इस ऐसे कर्व में होती है इस तरीके से, तो इसका मतलब है कि मैं इसको इंक्रीज करूंगा तो मुझे इतना ज्यादा बेनिफिट होगा, परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा। ठीक है, हाँ जितनी टोटल मेमोरी है ना, ये टोटल मेमोरी के हिसाब से आपको दिखा, परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं हो रही। अगर आपको एक स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है तो फिर डोंट इंक्रीज, मेमोरी को इंक्रीज ना करें, यानी कि SGA या किसी पे पर्टिकुलर कंपोनेंट के साइज को इंक्रीज ना करें आप, अगर स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है। नॉर्मली ऐसा नहीं होगा स्ट्रेट लाइन हो, आपको नॉर्मली डेफिनेटली है इस तरीके से होगा, कर्व नजर आएगा, जैसे यहाँ पे देखते हैं जरा, ये नेक्स्ट बुक के अंदर कवर होगा बात, ठीक है। नॉर्मली वो क्या होगा, आपको ग्राफिकली वो दिखाएगा कि कितना, जहां पे आप देखें मैक्सिमम बेनिफिट हो वहां तक इंक्रीज करें, ये नहीं कि एंड टू एंड इसको इंक्रीज कर लें जितना उसने रिकमेंड किया। आप लेट से आपने देखा कि यार करंट साइज 1200 MB है, उसने 1500 MB करो तो काफी ज्यादा बेनिफिट है, 1500 के बाद बेनिफिट होना कम शुरू हो जाता है, तो 1500 पे करें। ट्रैक भी कर सकते हैं, वैल्यू भी दे सकते हैं, हाँ ट्रैक पे भी कर सकते हैं, क्लिक करेंगे तो वो उस पर ले जाएगा अगर आपका वो प्लगइन इंस्टॉल है तो हाँ उसके थ्रू भी कर सकते हैं, यानी कि मल्टीपल ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, हाँ तो एडवाइजर्स आप एक्सेस कैसे करेंगे, एडवाइजर्स में जाके चेकर्स भी हैं आपके पास, जो कि आप चेकर्स क्या करते हैं, इंटेग्रिटी चेक करते हैं, करप्शन को चेक करते हैं कि कोई ब्लॉक्स करप्टेड तो नहीं है, कोई डाटा डिक्शन में करप्शन तो नहीं है, किसी फाइल में करप्शन तो नहीं है,
कंट्रोल फाइल में, डाटा फाइल में, रीड लॉग फाइल में करप्शन तो नहीं है। कुछ चेकर्स ऐसे हैं जो ऑनलाइन परफॉर्म हो सकते हैं, कुछ चेकर्स ऐसे हैं जो ऑनलाइन नहीं हो सकते, जैसे कंट्रोल फाइल का है, जैसे डाटा फाइल्स का है, वो माउंट स्टेज के ऊपर जाके या नो माउंट स्टेज के ऊपर जाके परफॉर्म करेंगे। तो फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सा चेकर आपको, यूजुअली चेकर्स को हम नहीं यूज़ करते, एडवाइजर्स को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। चेकर्स की कम ही जरूरत पड़ती है, मैंने आज तक नहीं किया इसका। और कमांड लाइन से अगर आपने इन एडवाइजर्स को रन करना हो तो DBMS एंड उसको एडवाइजर का पैकेज है, ठीक है। डॉट इसमें क्रिएट टास्क है, एग्जीक्यूट टास्क, डिलीट टास्क है, एग्जीक्यूट टास्क है, इंटरप्ट है, गेट रिपोर्ट है, एंड सो ऑन। ये बहुत सारे हैं। इसमें आप क्या करते हैं, एक एडवाइजर से आपने एडवाइस लेनी है, उसका एक टास्क क्रिएट करना पड़ेगा, उसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, उसकी रिपोर्ट गेट करनी पड़ेगी। और आप अगर आप करें एंटरप्राइज मैनेजर से तो सिंपली ग्राफिकली जाके क्लिक करेंगे तो बैकएंड पे ये सारे एक्चुअली प्रोसीजर्स खुद ही चलते हैं, ठीक है। एक दफा हम क्या करेंगे कि ये कमांड लाइन से भी मैं आपको जनरेट करके दिखा दूंगा ताकि आपको पता हो कि कैसे करना है। हाँ हाँ अभी की अभी आपने किए स्ट्रेटेजी कहते जब हुए थे उस वक्त जो रोज ही हो सकते, उसके बाद कुछ रोज और आगे हुई हैं, कभी भी ट्रू नहीं होगा, ठीक है। मोस्ट क्लोज हाँ, लेकिन रियल नहीं है, डिपेंड करता है कि वो टेबल बिल्कुल स्टैटिक है तो एग्जैक्ट होंगे, अदरवाइज जी। ऑटोमेटेड मेंटेनेंस टास्क 10G ऑनवर्ड, क्योंकि AWR आपके डेटाबेस का बाय डिफॉल्ट पार्ट है, और तो बहुत सारे ऑटोमेटेड मेंटेनेंस टास्क खुद से स्केड्यूल हो जाते हैं। ऑटो मेंटेनेंस टास्क क्या होते हैं, एक मेंटेनेंस विंडो ओपन होती है, ऑटो टास्क बैकग्राउंड प्रोसेस है, वो जॉब्स को स्केड्यूल करता है, स्केड्यूलर उन जॉब्स को इनिशिएट करता है, रिसोर्स मैनेजर उन जॉब्स को रिसोर्सेज एलोकेट करता है। तो कौन सी जॉब्स जो खुद से चलती हैं, गैदर ऑप्टिमाइजर स्टैटिस्टिक्स की जॉब है, ऑटोमेटिक सेगमेंट एडवाइजर की जॉब है, ऑटोमेटिक SQL एडवाइजर की जॉब है। ये जॉब्स डेली रात को चलती हैं, और स्टैटिस्टिक्स वाली जॉब स्कीमास पे, लेकिन सारे स्कीमास पे नहीं करेगी, हो सकता है कुछ आपके स्कीमा आपकी एप्लीकेशन का इंपॉर्टेंट स्कीमा हो सकता है उसको छोड़ दें, तो स्कीमास पे स्टैटिस्टिक्स गैदर करेगी। सेगमेंट एडवाइजर की जॉब क्या करेगी, पूरे दिन में ऐसे टेबल्स, ऐसे इंडेक्सेस जो बहुत ज़्यादा यूज़ हुए हैं उन पे एनालिसिस करेंगे और आपको रिपोर्ट जनरेट करके देंगे। ऑटोमेटिक SQL एडवाइजर क्या करेगा कि पूरे दिन में जो क्यूरीज या कोई भी स्टेटमेंट्स जो चली हैं, जो सबसे ज़्यादा हाई इम्पैक्ट स्टेटमेंट्स थी या जो ज़्यादा टाइम चली या जो ज़्यादा दफ़ा चली, उनको एनालाइज करके एक रिपोर्ट जनरेट कर देंगे। तो ये डेली जी ये खुद ही बाय डिफॉल्ट हुई होती है, ये रात को चलती हैं, 10 बजे स्टार्ट होती हैं और अगले 4 घंटे तक की विंडो ओपन होती है, 10 से लेकर 4 अगले 4 घंटे, 3 बजे हमारी डाउन होती है। हाँ 10 से लेकर अगले 4 घंटे होती है ये। तो अगर ये देखना चाहें आप तो सर्वर, और इसमें जी हाँ लोड पड़ेगा, इसलिए आप इसको देखते हैं सर्वर में, इसमें ओरेकल स्केड्यूलर में ऑटोमेटेड मेंटेनेंस टास्क, और इसमें ये देखें, और इसको आप अगर आप कॉन्फ़िगर करना चाहें तो ये मेंटेनेंस विंडोज चलती हैं। आप चाहते हैं कि ये पर्टिकुलर टास्क आप चाहते हैं, जैसे ये स्टैटिस्टिक्स गैदरिंग का टास्क है, ठीक है, या आप इनको कॉन्फ़िगर करना चाहें या डिसेबल करना चाहें कर सकते हैं। आप ये कॉन्फ़िगर करेंगे तो ये आपसे डिटेल्स पूछेगा कौन कौन से स्टैटिस्टिक्स गैदर करने हैं। मैं चाहता हूँ कि ये जो स्टैटिस्टिक्स गैदरिंग की जो जॉब है ना, ये सिर्फ उस सैटरडे को चले, तो बाकी सारे में ऑप्शंस अनचेक कर दें, ठीक है। इसी तरीके से SQL ट्यूनिंग एडवाइजर ये चले, ये कोई मसला नहीं है। आपको रात को लेट से 10 बजे अगर आप देखते हैं कि आपकी डेटाबेस के ऑफ पीक टाइम है तो फिर ये बेशक स्केड्यूल रहने दें, लेकिन अगर आप समझते हैं कि वो पीक टाइम है आपकी डेटाबेस का तो फिर इनको आप स्केड्यूल को चेंज करना नहीं। वो देखिए हमारे केस में तो पीक टाइम, तो देखें पीक टाइम 24/7 चलने का मतलब ये नहीं कि सारे टाइम उसका पीक टाइम होगा। पीक टाइम आपके ऑफिस का क्या है कि सुबह 9 बजे आपका ऑफिस स्टार्ट होता है, शाम को 4, 5, 6 बजे तक आपके एम्प्लॉय, ज़्यादातर एम्प्लॉय चले जाते हैं, तो इस दौरान का जो टाइम है वो आपके पीक आवर है। ऑफ पीक आवर वो होंगे जब मिनिमम लोड होगा, ठीक है, लोड सबसे कम हो जब वो ऑफ पीक टाइम होगा आपका। हाँ वो रात को लेट से 3 बजे से रात को 2 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक, तो बाकी जो पूरा दिन है उसके मुकाबले में कॉल्स वहाँ पे कम, तो इसलिए वो ऑफ पीक आवर हो गए।
सलाम में वो रेंट लगे दी होते कैसे कम हो गए। अब तो सर दिन को ऑफ पीक होता हूँ। हाँ अब तो दिन को ऑफ पीक होता है। ठीक है जी, ये आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। मेंटेनेंस विंडो, ये आपको डिटेल से हम डिस्कस करेंगे मेंटेनेंस विंडो क्या होती है और क्यों क्रिएट करते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है सर आपकी कोई ऐसी क्वेरीज होती है जिसमें बैलेंस कितना मल्टीप्लाई करते हैं? ओहो एक दफ़ा हो गया था। अच्छा हाँ वो बोले कि एक दफ़ा हो गया कि अब हम जो है ना बिलिंग सिस्टम बना रहे थे, तो उसमें एक ट्रिगर था लिखा मैंने कि वो क्या करे कि यूज़र जब भी कोई यूज़र कार्ड रिचार्ज करे वो कार्ड का नंबर उसके पास आए, उसके पास उसका अकाउंट नंबर आए, वो उस कार्ड उसके बैलेंस में वैल्यू इंक्रीमेंट कर दे जितने डिनोमिनेशन का कार्ड है। अच्छा, इनके दो पोर्शन थे उसके ना, एक पोर्शन था कि वो कार्ड आए और स्टेटमेंट चले, फिर वो एक प्रोसीजर ट्रिगर करना था उसने, वो प्रोसीजर में ना अपडेट करना था बैलेंस। तो वो जो प्रोसीजर जिस डेवलपर ने लिखा ना, उसने वेयर क्लास, वो टेस्टिंग कर रहे थे हम, तो वेयर क्लास उसने वो की हुई थी, कमेंट की हुई थी। अच्छा, उसने वो जो ना वो टेस्ट पे टेस्ट कर रहे थे, अच्छा सारा कुछ सही चल रहा था, उन्होंने वो एज इट इज जो ना वो रात को 3 बजे जाके हमने डिप्लॉय किया था वो क्योंकि मेरे हाल में पिछले 2 दिन से हम लगे हुए थे और ऑफिस में थे हम, कंसेक्टिव ऑफिस में थे, तो उन्होंने वो डिप्लॉय कर दिया प्रोडक्शन पे। हम चले गए जी घर, अगले दिन शोर पड़ गया, किसी का बैलेंस 40,000 आया है, किसी का 50,000 आया है, किसी का 60,000, सब पे आ रहा है। हमने कहा ये क्या हो गया, वो मेरे हमें कोई 2-3 घंटे तो लगे एनालिसिस करते हुए, पता चला जी को सबका जब भी कोई कार्ड रिचार्ज होता है सबके बैलेंस अपडेट होता है। सर वो यूज भी कर सकते थे। हाँ लाइव चार्ज करेगा सबके। हाँ सबके, बस वो उस पर बड़ा लॉस हुआ था, बड़ा लॉस हुआ था। वो डाटा रिकवरी नहीं हो सकती थी ना, वो किया हमने कुछ हद तक किया, लेकिन फिर बहुत सारे यूजर्स की कंप्लेंट आई कि हमने कार्ड रिचार्ज किया था तो हमारा वो रिवर्ट हो गया, पता नहीं क्या। डेफिनेटली वो तो होता है। आप लोग भी पढ़ लीजिए। हाँ हम मतलब जो जिसने किया था वो तो उसकी समझ सकते हैं आप क्या हुआ होगा। तो लेकिन वो फिर इस तरह का यहाँ पे रेवेन्यू लॉस हो ना, वो मिस्टेक हाँ वो नहीं